तो बाबू हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूक्लियस, है ना। हम कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर के जो बाइंडिंग एनर्जी है वहां तक आज हम लोग पहुंचे। ठीक, बाकी जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है, रेडियो एक्टिविटी है, वो लोग हम लोग नेक्स्ट पार्ट में है इसके, उसमें कवर कर लेंगे, है ना। तो आज न्यूक्लियस के बारे में जो बेसिक चीजें हैं उस पर बात करेंगे। पूरा खत्म कर दें आज ही? अरे मूर्ख, हर चीज के पीछे वक्त लगता है ना। ठीक, ऐसे तो हम बोल देंगे कि न्यूक्लियस खत्म ऐसे नहीं होता है ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं किस पर बाबू? न्यूक्लियस पर। और सवाल पहला तो यही उठता है कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो आप अगर 12th के एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़े होंगे, चलो नहीं पढ़े होंगे, 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसको पढ़े होंगे, तब आपको पता होगा कि जो एटम है ना उसके सेंटर पर हाईली डेंस होता है, उसका सेंटर हाईली डेंस होता है, जिसमें सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। और उसी हाईली डेंस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। यानी सिंपल कहें कि इट इज द सेंटर ऑफ एटम, नहीं बाबू, इट इज द सेंटर ऑफ एटम। तो अगर न्यूक्लियस को डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे बाबू? द हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज central region of atom where all the protons and neutrons of atom are concentrated, कॉल्ड क्या बच्चा? न्यूक्लियस। कोई दिक्कत? तो बोले क्या बाबू? किसी भी एटम का वो सेंट्रल पार्ट जो कि हाईली डेंस होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके एटम का जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो वहां पर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारा ये एक एटम है तो इसका ये जो सेंट्रल पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे बाबू? न्यूक्लियस। और ये पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। आपको पता है एटम का जो रेडियस होता है ना वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होता है। रेडियस ऑफ एटम कितना होता है इसका ऑर्डर बाबू? 10⁻⁻10 मीटर। जबकि रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का। ठीक, यानी बहुत छोटा होता है। किसकी तुलना में? एटम की तुलना में। ठीक, ये किसके बारे में बाबू बात था? न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को डिस्कवर कौन किए? इट इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1911। 1909 में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। 1909 में वो उसका रिजल्ट जो है वो प्रपोज किए 1911 में। ठीक, 1911 बोल रहे हैं, 1911 में। 1909 में क्या हुआ था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक, और उसको पब्लिश किए थे 1911 में, इसलिए इसके डिस्कवरी का ईयर क्या माना जाएगा? 1911। ठीक, कैसे डिस्कवर हुआ था बाबू? बाई अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब आप पूछोगे कि ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि एक गोल्ड का फाइल लेते हैं। गोल्ड का क्या लेते हैं बाबू? गोल्ड फॉइल। और इस पर हम अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करवाते हैं। अल्फा पार्टिकल का क्या करवाते हैं बाबू? बम्बार्डिंग करवाते हैं। मतलब ढेर सारा अल्फा पार्टिकल को ले जाके उससे टकराते हैं। टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल जो है वो स्कैटर होता है। वो क्या होता है छोटू? स्कैटर होता है, इधर उधर छिटकता है तो किधर छिटका उसके लिए इसके चारों ओर एक स्क्रीन लगाते हैं। जो स्क्रीन जो होता है वो जिंक सल्फाइड का होता है। किसका होता है बाबू? जिंक सल्फाइड का। अब इस स्क्रीन पर हम लोग ये देखते हैं
कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल है वो बिना डेविएशन के पास हो जाता है। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाता है बाबू? बिना डेविएशन के पास हो जाता है, जो ये बताता है कि एटम का मोस्ट ऑफ द हिस्से में, मोस्ट पार्ट में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जबकि उसका डेविएशन सिमेट्रिकली होता है और बहुत कम होता है, जो ये बताता है कि सारा पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का वो कहां पर है? सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये सेंटर बहुत छोटा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो बाबू न्यूक्लियस के बारे में कुछ बेसिक बातें था जो भी हम लोग देखे। क्या देखे बाबू? कि न्यूक्लियस क्या होता है? तो बोले एटम का वो सेंट्रल पोर्शन जहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन और सारा मास यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है बाबू वो 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का होता है, जबकि एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं बाबू? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं बाबू? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। याद रखोगे ना? चलिए अब हम बताएं बाबू कि जो न्यूक्लियस है वो डिस्कवर्ड किया जाता है रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें अल्फा पार्टिकल को, किसको बाबू? अल्फा पार्टिकल। कोई पूछेगा अल्फा पार्टिकल क्या होता है बाबू? तो हीलियम को लो और उससे 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, तो हीलियम 2+ यानी हीलियम का न्यूक्लियस, इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, जो कि कैसा होता है बाबू? पॉजिटिवली चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है बाबू? पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब हम इसका बम्बार्डिंग करवाते हैं किस पर? गोल्ड फॉइल पर, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर होता है। अब जब हम इस स्कैटरिंग के पैटर्न को जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं तो देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के पास होता है, जो ये बताता है कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? खाली है, वहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बल्कि सारा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पर है, और उसी सेंट्रल पोर्शन को हम लोग क्या नाम दिए? न्यूक्लियस नाम दिए। कोई दिक्कत यहां तक? अब बाबू जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब बाबू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसे हम लोग बोलते हैं मास नंबर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से, ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। याद रखिएगा ना? तो बाबू यहां से हमारे पास एक बात पता चला कि कैपिटल ए यानी मास नंबर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जबकि जेड यानी एटॉमिक नंबर बराबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो यहां से एक चीज हमको पता चल सकता है कि ए बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज जेड और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो बाबू यहां से हमारे पास कुछ फॉर्मूला आ गया, जैसे अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए तो ये एटॉमिक नंबर के बराबर, पर अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। और अगर पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बाबू तो न्यूट्रल एटम में ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, पर अगर न्यूट्रल एटम नहीं है तो आपको पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन जो निकालना होता है एटॉमिक नंबर, आप उसको निकाल लीजिए, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जय पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, और अगर निगेटिव चार्ज है तो जय निगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? उतना नंबर जोड़ देंगे। ठीक, और इस तरह से हमको तीनों चीज क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा निकालने का। एक और चीज है बाबू कि न्यूक्लियस का सिंबल क्या होगा? न्यूक्लियस का सिंबल, तो बाबू न्यूक्लियस का जो सिंबल होता है वो होता है कि पहले एटम का सिंबल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एटम का सिंबल। उसमें नीचे में आपको एटॉमिक नंबर लिखना होता है और ऊपर में मास नंबर, नीचे में एटॉमिक नंबर और ऊपर में मास नंबर। इस तरह से हम न्यूक्लियस को क्या करते हैं छोटू? रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर यक्स क्या है?
यक्स एटम का सिंबल है, मतलब अभी हमको नहीं पता ना, अगर सोडियम रहेगा तो यहाँ पर Na हो जाएगा, पोटेशियम रहेगा तो K हो जाएगा, एल्युमिनियम रहेगा तो Al हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पर नीचे में जो रहता है दैट इज एटॉमिक नंबर, ऊपर में रहता है जो क्या कहलाता है, मास नंबर बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि ये है यूरेनियम। तो बाबू यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हम यूरेनियम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बाबू, 92, मास नंबर कितना है, 235। तो अगर आपको पूछेगा कि बताइए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर कितना बाबू, 92। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल गया 92। अगर कोई पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो क्या बोलोगे, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये न्यूट्रल है तो बाबू ये भी कितना हो जाएगा, 92। लेकिन नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन पूछेगा तो बाबू, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 235 माइनस 92 कितना बाबू, 143, है ना। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एक दो को बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक, कि आपको एक न्यूक्लियस का सिंबल दिया रहेगा और पूछ देगा कि बताइए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग निकाल लोगे। अगर आपको ये पता रहेगा तो प्रोटॉन का नंबर कैसे निकलेगा बाबू, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है, जितना प्रोटॉन होता है न्यूट्रल एटम में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन निकलता है बाबू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सब पहले से भी पढ़े हो, है ना। एक बार आप लोग फिर से क्या कर लिए, रिवाइज कर लिए, इससे कुछ क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला नंबर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तीनों से निकालने से। न्यूक्लियस क्या होता है वो डिस्कवर करने के लिए पूछता है, और न्यूक्लियॉन्स पूछता है, क्या पूछता है बाबू, न्यूक्लियॉन्स पूछता है। बहुत बार डिफिनीशन आ जाता है 2 नंबर में, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसे हम इरेज करते हैं और न्यूक्लियस में कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे आइसोटोप और आइसोबार्स के बारे में, ठीक। तो बाबू एक बात बताते हैं, न्यूक्लियस से 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं 2 नंबर वाले में। एक तो हो गया आइसोटोप के बारे में, एक आइसोबार के बारे में, आइसोटोन्स के बारे में पूछा जा सकता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पूछा जा सकता है। पर हम नहीं देखें कि जल्दी आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक की चर्चा होती है, पर हम देखेंगे, थोड़ा सा हम डिस्कस करके क्या करेंगे, आगे निकल जाएंगे। पर पहले हम किसकी बात करेंगे बाबू, आइसोटॉप्स। किसकी चर्चा करेंगे बाबू, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के लिए कंडीशन ये है कि ये सेम एलिमेंट के एटम होते हैं। क्या होते हैं बाबू, सेम एलिमेंट के एटम, यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो कहने के बाद तो बाबू डिफिनेशन क्या हो जाएगा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड क्या बच्चा, आइसोटोप्स। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर पूछेगा तो बाबू हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, ठीक। जैसे ये हो गया, इसे हम बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं बाबू, प्रोटियम। एक है ना तो प्रोटियम, ठीक। 2 मास नंबर होता है तो ड्यूटेरियम। और अगर हाइड्रोजन का ही एटम है पर मास नंबर 3 है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिटियम। आप यहां पर देखिए, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन का ही एटम है, पर एक का मास नंबर 1 है, एक का मास नंबर 2 है और एक का मास नंबर 3 है। तो बाबू एटम तो सेम है, एटम सेम एलिमेंट के है, पर मास नंबर क्या है, फर्क है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं छोटू, आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, है ना। उसी तरह से और भी है, जैसे कार्बन का एक तो हो गया 12 वाला, और एक हो गया 14 वाला, 13 वाला भी होता है ना। तो कहने का मतलब है कि कार्बन के भी कितने आइसोटोप्स होंगे, 2 आइसोटोप। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं। यूरेनियम का देख लो 235 और 236, यूरेनियम 235 भी होता है, यूरेनियम 236 भी होता है। तो ये सभी क्या है बाबू, आइसोटोप्स है। आइसोटोप में एक चीज देखिएगा, इन आइसोटोप्स पहला चीज कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर
क्योंकि सेम एलिमेंट के हैं इसलिए एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंट क्या होता है बाबू, डिफरेंट मास नंबर। अगर मास नंबर डिफरेंट है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, तो इसी में हम ऑब्लिक करके क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। और बाबू एक चीज का और ध्यान रखना कि इसमें चूंकि सेम एलिमेंट का है इसलिए पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की पोजीशन सेम ही होता है। मतलब हाइड्रोजन है फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पीरियड में होगा तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम भी फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पीरियड में होगा। तो क्या लिखेंगे बाबू, हैव सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन क्या होगा, सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान रखोगे ना। चलिए अगला चीज जो हमको बात करना है वो बात करना है आइसोबार्स के बारे में। किसके बारे में, तो आइसोटोप के जस्ट उल्टा कौन होता है, आइसोबार होता है। आइसोटोप सेम एलिमेंट के एटम्स थे, आइसोबार में होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। क्या बाबू, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, उसमें डिफरेंट मास नंबर होता था, इसमें सेम मास नंबर। तो बाबू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। जैसे बाबू एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं कि कार्बन का एक 14 वाला भी है और नाइट्रोजन का भी 14 वाला है। तो बाबू देखिए, तो ये कार्बन का एटम है, ये नाइट्रोजन का एटम है, पर मास कितना है बाबू, 14 ही है। तो ऐसे बहुत सारे क्या मिल जाएंगे आपको, आइसोबार्स मिल जाएंगे। हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या है इन आइसोबार्स। ठीक, तो बाबू पहला कि ये डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं इसलिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसका मतलब क्या हो गया बाबू, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या सेम नहीं होगी, अलग अलग होगा। दूसरा बाबू सेम मास नंबर, मास नंबर क्या होगा बाबू, सेम होगा, कोई दिक्कत। तीसरा चीज कि इनका पोजीशन सेम नहीं होता है। पीरियोडिक टेबल में आइसोबार का पोजीशन क्या होता है, अलग अलग। ठीक, हैव डिफरेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक, इसमें कुछ चीजों का बारे में आपसे पूछा जाता है, जैसे कोबाल्ट 60 के बारे में पूछा जाता है कि कोबाल्ट 60 का यूज किसमें होता है, एक आइसोबार है, हम लोग जानते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। ठीक, आयोडीन के बारे में पूछा जाता है। ठीक, तो इन सभी चीजों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पूछा जाता है, एक दो गो आइसोबार के बारे में, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। कोबाल्ट 60 किस में बाबू, कैंसर में, और आयोडीन किस में यूज होता है बाबू, नहीं पता, ग्योटर, घेंगा रोग, ग्वेटर बोलते हैं। ठीक, उसमें तो ये दो को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। बाकी अदर बहुत सारे और भी हैं जिनका यूज होता है, पर उतना ज्यादा बिहार बोर्ड में पूछा नहीं जाता है। तो आप किसका ध्यान रखोगे बाबू, कोबाल्ट 60, इसका क्या बाबू, कैंसर के इलाज में, और आयोडीन का बाबू किसमें, ग्वेटर, घेंघा। घेंघा क्या होता है बाबू, गला में हो जाता है, वो गला फूल जाता है। ठीक, तो इस चीज में तो ये हो गया ना। तो ये आइसोटोप हो गया, और क्या हो गया बाबू, आइसोबार हो गया। एक चीज और अक्सर पूछा जाता है, दैट इज आइसोटोन्स। क्या बच्चा, आइसोटोन्स। आइसोटोन का मतलब होता है कि वो एटम्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड क्या बाबू, आइसोटोन्स। जैसे देखो यहां पर बता दो तो कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इसमें, 8, 6 और 8 14, 8 न्यूट्रॉन है ना। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें कितना,
तो इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या 8, इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या 8, तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स बोलेंगे, है ना। चलिए, तो ये कुछ चीजें हैं, 2 नंबर वाला क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है आइसोटोप और आइसोबार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख लोगे आइसोटोप के बारे में भी और आइसोबार में भी। हम सिर्फ वो नहीं लिखाए हैं कि आपको 2 नंबर में आएगा तो लिखेगा, हम आपको इस तरह से बताएं कि अगर ऑब्जेक्टिव में भी इससे कुछ क्वेश्चन बनेगा तो वो किस टाइप के क्वेश्चन बनेगा। तो एडिट करते हैं इसको बाबू। तो अब हम लोग न्यूक्लियस में जो बात करने वाले हैं वो है साइज ऑफ न्यूक्लियस, और साथ में हम लोग बात करने वाले हैं डेंसिटी से रिलेटेड। क्या बाबू? साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड डेंसिटी। तो पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में बाबू? साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस से हमारा मतलब होता है रेडियस से। किससे बाबू? रेडियस से। तो बाबू बात यह है कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to the cube root of mass number, cube root of mass number। यानी न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के क्यूब रूट के। ए के क्या बाबू? क्यूब रूट के। ठीक, तो अगर हमको आर का फॉर्मूला लिखना है तो बराबर का साइन देंगे तो हमें क्या लिखना होगा? कांस्टेंट इंटू ए पर पावर 1/3। यहां से हमें क्या निकल गया बाबू? रेडियस। लेकिन यहां पर जो आर नॉट है ना, आर नॉट वो कांस्टेंट है, इसे हम हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। ये क्या है बाबू? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, और इसकी वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इसे हम 1.2 फर्मी भी बोल सकते हैं। ठीक, 1.2 फर्मी भी बोल सकते हैं। ऐसे 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर अगर ये साई में बात करेंगे, कोई दिक्कत? अब देखो ये वैल्यू आया कैसे, तो अगर हम बात करें 4 हाइड्रोजन, किसके लिए बच्चा? हाइड्रोजन, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो आर बराबर हो जाएगा आर नॉट इंटू ए 1 का क्यूब रूट। 1 का क्यूब रूट क्या होता है? 1। तो आर बराबर आर नॉट इंटू 1, यानी आर बराबर क्या आया बाबू? आर नॉट आया। तो यहां से हमें पता चला ना कि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा? आर नॉट का, जिसकी वैल्यू ये होता है। तो किसी और का अगर न्यूक्लियस आपको निकालने बोला तो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। जैसे बोला न्यूक्लियस, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 8। फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 8। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू? आर बराबर आर नॉट इंटू ए का क्यूब रूट। तो आर बराबर हो गया आर नॉट, ए का वैल्यू कितना बाबू? 8 का क्यूब रूट। तो आर बराबर हो गया 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और 8 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चा? 2। 8 का क्यूब रूट, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब हुआ 8, तो 8 का क्यूब रूट 2। यहां से हो गया 2.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। जैसे अगर यहां 27 दे रहेगा तो 27 का क्यूब रूट 3, तो 3 गुना, है ना। अगर 64 दे रहेगा 4, है ना। तो आप इस तरह से कर लोगे ना। चलिए, अगला चीज जो आपसे पूछा जाता है दैट इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। जानते हो ये जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है हर न्यूक्लियस के लिए। किसके लिए? हर न्यूक्लियस के लिए। जैसे हम यहां से निकाल के आपको बता देते हैं। तो हम लोग जानते हैं रो बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। रो बराबर क्या होता है छोटू? मास बाई वॉल्यूम। मास क्या हो जाएगा छोटू, जल्दी बताओ तो? मास नंबर के बराबर। मास क्या हो जाएगा? मास नंबर इंटू AMU। तो ये कितना हो जाएगा? A। ठीक, और 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब रखेंगे बाबू, तो हो जाएगा A बटा 4/3 पाई, रेडियस का वैल्यू आर नॉट इंटू ए का क्यूब रूट का क्यूब। तो बाबू यहां से हो जाएगा A बटा 4/3 पाई, ये हो जाएगा आर नॉट का क्यूब इंटू ए से गया। तो यहां से हमें क्या पता चला बाबू कि मास पर डिपेंड नहीं करता है।
यानी हम लोग बोल देंगे कि द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम्स आर कांस्टेंट। सभी एटम के न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या रहता है बाबू? कांस्टेंट, यानी मास नंबर या एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। पूछेगा कितना होता है, तो बाबू ये होता है 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज, और ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। हो गया बस, किसकी बात करने वाले हैं बाबू? मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। चलो कुछ चीजें हम लोग बात करते हैं। जैसे हम बोले हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो बना होता है प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से। नहीं बाबू, न्यूक्लियस बना होता है किससे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। तो बाबू न्यूक्लियस का मास किसके बराबर होना चाहिए? तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो ज्यादा होता है। क्या होता है बाबू? ग्रेटर। ठीक, जबकि न्यूक्लियस का मास क्या होता है? कम होता है। तुम बोलोगे कि बलजे सर ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मान लेते हैं कि हम बना रहे हैं, कुछ भी हो सकता है कि चलिए हम जलेबी बना रहे हैं, है ना? तो सर 1 kg मैदा लिए, 1 kg चीनी लिए और अगर 2 kg पानी मिलाए हैं, तो भाई जलेबी कई किलो बनना चाहिए? 4 किलो बनना चाहिए। सब जोड़ के बाकी कहाँ जाएगा मास? कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ना, तो जितना मास लिए क्रिएट हुए उतने पर लिए हैं उतने ही बनेगा। पर बाबू यहां पर ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि कुछ मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होके क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। और इस कारण से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका मास जो है वो इनिशियल जो मास था उससे कम मिलता है। ठीक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। तो क्या आप कहोगे, कैसे डिफाइन करोगे मास डिफेक्ट? तो लिखेंगे द मास ऑफ न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन द कंबाइंड मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स। कंबाइंड मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स। ठीक, दिस चेंज इन मास इज कॉल्ड, दिस चेंज इन मास इज कॉल्ड क्या बच्चा? मास डिफेक्ट, जिसे हम डिनोट किससे करते हैं? डेल्टा एम से। तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा बाबू? तो हो जाएगा कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना? इसे लिखेंगे कैसे बाबू? तो डेल्टा एम बराबर, तो कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिखना है, यानी हो जाएगा प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। पर बाबू एक प्रोटॉन का मास थोड़ी लेंगे, जैगो प्रोटॉन है तैगो मास लेंगे ना। कितना प्रोटॉन होता है? तो एटॉमिक नंबर के बराबर। तो हो जाएगा जेड टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन का मास हुआ, और चूंकि जेड प्रोटॉन है तो उतना से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल प्रोटॉन का मास निकला। उसी तरह से अगर टोटल न्यूट्रॉन का मास निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये जो हो गया वो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन हो गया ना बाबू। ये टोटल प्रोटॉन का मास, ये टोटल न्यूट्रॉन का मास। इसमें से हमें क्या करना है बाबू? मास ऑफ न्यूक्लियस को सब्ट्रैक्ट करना है। कभी कभी एम एक्स करके दिया रहता है खाली, कभी कभी एक्स खाली लिखा रहता है, तो आप जो लगे समझ के लिख लीजिएगा। ये हमारा क्या आ गया बाबू, जल्दी बताओ? मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होता है बाबू उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी।
क्या बोलते हैं बाबू? बाइंडिंग एनर्जी। क्या होता है बाबू? द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी बीई बराबर हो जाएगा मास डिफेक्ट इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। क्यों बाबू? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन का इक्वेशन कहता है कि E बराबर होता है mc स्क्वायर, तो एनर्जी बराबर हो जाएगा मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, यानी बाइंडिंग एनर्जी बराबर हो गया हमारा बाबू Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। बाबू बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन्स जो है वो हमें स्टेबिलिटी बताता है। क्या बताता है बाबू? स्टेबिलिटी। तो अगर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियस ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा न्यूक्लियस की। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियस कम होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। जैसे बाबू बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियस फॉर आयरन इज ग्रेटेस्ट। आयरन इज ग्रेटेस्ट, और इसलिए ये सबसे स्टेबल होगा। क्या होगा बाबू? सो आयरन इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। इसलिए आयरन का न्यूक्लियस क्या होता है बाबू? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जबकि बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन्स फॉर ड्यूटेरियम इज लिस्ट। इज क्या बाबू? लिस्ट। सो ड्यूटेरियम इज लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस कौन होता है बाबू? आयरन का। क्यों? क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियस सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम किसका होता है बाबू? ड्यूटेरियम का। ठीक, और इसलिए वो सबसे कम स्टेबल होता है। तो हम लोग आज न्यूक्लियस में बहुत सारा चीज देख लिए। ठीक, अब हम देखेंगे कि अगर न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा। तो न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या कर सकता है? तो दो चीज होता है। एक तो स्टेबिलिटी जब हम जबरदस्ती करवाएंगे, जिसे हम बोलते हैं फ्यूजन और फिजन, है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन। और एक जब वो खुद से अपने आप करेगा स्पॉन्टेनियसली, तो उसे हम बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। और कल हम दोनों चीज को क्लियर करेंगे। कौन कौन बाबू? न्यूक्लियर रिएक्शन को भी और साथ में न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को भी। और इस तरह से न्यूक्लियस चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप सैंपल पेपर बना रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो आप ये देख रहे होंगे कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एटलीस्ट तो हर सेट में आपको कम से कम 6-7 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक, क्या क्यू वैल्यू सबकी बात करेंगे, लेकिन कब? कल। आज का इतना ही, चलिए बाय।